हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज 10 के सवाल में 10 प्रश्नों को देखेंगे। ये 10 ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, या मेरी ओर से एक तरह से कह सकते हैं एक टारगेटेड 10 प्रश्न होते हैं जो बहुत जल्दी आपको सामने रखने का प्रयास करता हूँ ताकि चलते फिरते आप इन 10 प्रश्नों को देख सकें। और हाँ, इन प्रश्नों के अंदर क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी विवेचना आपको करता हूँ। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी सी। चलिए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हैं। पहला प्रश्न है कि पेड़ों के कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं। पेड़ के कतार जैसे पेड़ है, या एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में जो जगह होती है, या दो पेड़ीय फसलों के बीच में जो छोटे छोटे फसल उगाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? झूम प्रणाली, तोंगिया प्रणाली, ट्रंक प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों के कतारों के बीच में फसलें उगाने को तोंगिया प्रणाली कहा जाता है। टोंगिया या टांगिया शब्द जो है बर्मी शब्द है। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1850 के आसपास बर्मा में इस चीज़ को प्रारंभ किया। इस खेती में वो क्या करते थे कि वहाँ के जो लोग होते थे उनसे ज़बरदस्ती फसल उत्पादित करवाते थे और अपने इच्छित फसल उत्पादित करवाते थे, जिसमें जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच जो जगह बचा हुआ था उसमें ये खेती करवाते थे। ऐसे में बता दूं कि ये पेड़ों के कतारों के बीच फसलें उगाने को कहते हैं टोंगिया प्रणाली, या बर्मा से प्रचलन हुआ 1850 में अंग्रेजों के द्वारा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह हमेशा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में होता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही यह प्रणाली अपनाई जाती है, जहां दो पेड़ों के बीच के खाली स्थान में ये फसल उगाई जाती है। यहाँ पे बता दूं कि बहुत ज़्यादा विवाद है, इसमें बहुत सारे झमेले हैं, पढ़ेंगे वो अलग विषय है। लेकिन आपसे दो प्रश्न, पेड़ों के कतारों के बीच में फसलें उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तोंगिया प्रणाली। तोंगिया प्रणाली सबसे पहले कहाँ से शब्द आया? तो बर्मा से। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में होता है। भारत में दक्षिण एवं उत्तरी बंगाल और साथ ही पूर्वोत्तर इलाकों में इस चीज़ को क्या कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, या इसको जबरदस्ती चलवाया गया। दूसरा प्रश्न है जो बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्रक खेती से क्या समझते हैं, या ट्रक खेती क्या होता है? ऑप्शन है आपके, किसान जो ट्रक का उपयोग करते हैं, किसान जो ट्रक का प्रयोग नहीं करते हैं, किसान जो सब्जी उत्पादन में विशेषज्ञ होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ट्रक खेती का मतलब हुआ कि इस प्रकार की खेती में ट्रक जो किसान जो होंगे वो ट्रकों का महती उपयोग करेंगे। तो क्या किसान जो ट्रक का उपयोग करते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं। किसान के पास ट्रक हो कोई जरूरी नहीं है। किसान उत्पादन कर सकता है कृषि जन्य चीजों का, ट्रक का नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी, किसान जो सब्जी का उत्पादन करते हैं। सब्जी, देखिए सब्जी कोई बड़ा शहर है, यहाँ एक खेत है, खेत से सब्जी जाएगा तो सबसे ज्यादा किस चीज से जाएगा? ट्रक से जाएगा। छोटे छोटे ट्रक। आप जो बड़े शहर में रहते हैं, कभी बड़े शहरों से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर जाइए, देखिए वहाँ पर किसान क्या उपजाते हैं? सबसे ज़्यादा किसान सब्जी उपजाते हैं। और जो सब्जी होते हैं छोटे छोटे ट्रकों के द्वारा बड़े शहर के, ये शहर है, बड़े शहर के जो सब्जी मंडी होते हैं वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। तो इसीलिए ट्रक खेती का तात्पर्य हुआ किसान जो सब्जी उत्पादन के विशेषज्ञ होते हैं। आपसे पूछे, इसको ध्यान रखिएगा। अब है वाटर पोलो। वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी, जानते ही हैं। चौथा प्रश्न है कि टायलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टायलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल क्षेत्र में, पर्यावरण में, शिक्षा के क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, टायलर पुरस्कार जो है वो पर्यावरण क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और इसको पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। ये 1973 में अमेरिका के 2 थे, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, टायलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1973 से दिया जाता है, और पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। तो एक साथ में 4 जीएस आपको बन गया। टायलर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1973 से। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है 2। तीसरा कि
पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो टायलर का। हमने 4 गलती से बोल दिया था। इतना ही ज़्यादा पूछेगा, हालांकि ये वर्ष वाला तो नहीं पूछेगा, मेनली पर्यावरण और नोबेल वाला ज़्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। 5वां प्रश्न कि कयाल कहाँ पाए जाते हैं? ये तो बिल्कुल आसान है। कयाल कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। केरल में छोटे छोटे जो तालाब नुमा होते हैं, समुद्री इलाकों में बन जाते हैं, इन्हें कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। कयाल सबसे ज़्यादा केरल में ही पाए जाते हैं। यह एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति होती है, इसको ध्यान रखेंगे। वहाँ कयाल में ही बहुत सारे आखेट होते हैं, खेल होते हैं, जिसके लिए लोग केरला जाते हैं। ठीक है, तो ये था 5 प्रश्न। अब अगला 5 प्रश्न को देखते हैं जो आता है। चलिए अगले और 5 प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम। परमाणु बम को बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि वो सूत्री बम हो, फेंक देंगे पटक जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। अभी बहुत तरह तरह की चीज़ें आप वर्तमान में सुन रहे होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या मीडिया चैनलों में। ऐसा नहीं है। परमाणु बम को फोड़ना भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में परमाणु बम दे दीजिए, वो पटक देगा तो फूट जाएगा, नहीं। उसका कुछ नियम है, कायदा कानून है, वो अलग चीज़ है। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। ऐसे नेटफ्लिक्स पर अभी हमने रिसेंटली एक फिल्म देखी थी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म है जो परमाणु बम सबसे पहले बनाए थे, उन्हीं पर है। या कैसे बनाए थे, उसमें फिर उनका दिमागी क्लैश क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो हॉलीवुड का नौटंकी होता है, याद रखिएगा। दुनिया भर के जो भी सिनेमाएं होती हैं उसमें हर का अपना एजेंडा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान पर रखना पड़ता है। खैर छोड़िए, हटाइए, बात बताएंगे। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सही उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कणों से बमबारी की जाती है, तभी नाभिकीय विखंडन होगा। बम्बई, मद्रास एवं एक लिख दिया था, एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है 1862, 61, 63, 65। तो सही है, उत्तर है 1861। 1861 में इन तीनों जगहों पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछता भी है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में द्विसदनात्मक यानी कि अपर सदन, लोअर सदन, इस तरह का चीज़ें कब लाया गया? 1919 के अधिवेशन में, 1919 के अधिवेशन में, 1935 के अधिवेशन में, इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है 1919 के अधिवेशन में। 1919 के अधिवेशन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रारंभ किया गया। 9वां प्रश्न है कि वैदिक काल में पेशस्करी थे। वैदिक काल में पेशस्करी कौन थे, या इनमें से किसको पेशस्करी कहा जाता था? कृषक स्त्री यानी कि कृषि करने वाली स्त्री, नाचने वाली स्त्री, सिलाई करने वाली स्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी, सिलाई करने वाली। वैसी स्त्रियां जो घर में बैठ के सिलाई किया करती थी, उनको वैदिक काल में पेशस्करी कहा जाता था। अगला है कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय आता है, यानी कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ है? किस हाई कोर्ट के अधीन लक्षद्वीप आता है? 2 तरह से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। एक पूछेगा कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप का क्षेत्र आता है? केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, या इनमें से कोई नहीं? तो सही है केरल। केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लक्षद्वीप आता है, या लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट। समझ में आ रही है? तो ये था आज का हमारा 10 का प्रश्न। बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम हमेशा मिलते रहें। और इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मैं ज्ञान की बातें लाते रहता हूँ, ये आपको परीक्षाओं में मदद करेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।